स्वागत है। आज की कहानी अमेरिकन नेशनल एंथम और अमेरिका के नेशनल मोटो के साथ इन गॉड वी ट्रस्ट हमारा हिंदुस्तान का डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करती है। सुनते रहिए। कहानी का पहला भाग कुछ ऐसे है कि अंग्रेजों ने बॉम्बे में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने का डिसाइड किया। अब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है लवजी नुसरवान वाडिया और उनके भाई सोराब जी को, जो सूरत में मास्टर शिप बिल्डर्स थे। वो बंबई आते हैं और 1736 में बॉम्बे डॉक्स की स्थापना होती है। ये एशिया के ओल्डेस्ट ड्राई डॉक्स हैं जहां एक्टिविटी कंटिन्यूअस है। वाडिया फैमिली ने वहां पे कोई टोटल में 400 के करीब शिप्स बनाई थी, जिसमें से 41 बैटल शिप्स थी। अब सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में शिप्स बनाने का क्यों डिसाइड किया। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश ओक के मुकाबले में जिसकी शिप्स वहां बनती थी, हिंदुस्तान में मलाबार टीक का यूज होता था। और मलाबार टीक जरा डेंस वुड है और इसको कीड़े कम लगते हैं, लिहाजा जो शिप्स बनती हैं उनकी लाइफ जरा ज्यादा लंबी होती है और आराम से उनकी मेंटेनेंस भी कम होती है। अंग्रेज सारे प्लान्स खुद बनाते थे और यहां उनकी सुपरविजन में शिप्स बना करती थी। लव जी के पोते जमशेद जी, उनको मास्टर शिप बिल्डर का खिताब मिला और अंग्रेजों ने पहली शिप जिसके लिए डिजाइन से लेके फाइनल तक सब कुछ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने किया अंग्रेजों के लिए, उस शिप को बनाने का ठेका हमारे जमशेद जी वाडिया को दिया। जमशेद जी ने उस शिप को 1810 में फाइनल किया। 1801 में वो कमीशन हुई थी, 1810 में फाइनल हुई, बन गई और 1811 में हिंदुस्तान से सेल कर गई। उस शिप का नाम था HMS मिंडन। कोई 170 फुट लंबी थी, 74 कैनन्स थी उसके ऊपर, और सारी कहानी HMS मिंडन से ही जुड़ी हुई है। कहानी का दूसरा भाग मैसूर में है। 1767 से लेकर 1799 तक 4 एंग्लो मैसूरियन वॉर्स हुई थी। 2 मैसूर जीते, 2 ब्रिटिश। पर इन वॉर्स में पहली दफे ब्रिटिश के खिलाफ रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ था। हैदर अली के अंडर कोई 1400 लोग थे रॉकेट्स की बटालियन में, बट टीपू सुल्तान ने उनको बढ़ा के 5000 कर दिया था। और रॉकेट्स से ब्रिटिश बहुत डरते थे। टीपू सुल्तान ने रॉकेट्स के डिजाइन को भी थोड़ा चेंज किया था। एक आयरन की ट्यूब ली, उसमें गन पाउडर वगैरह होता था और उसके साथ एक सॉर्ड अटैच होती थी, जो जिस वक्त रॉकेट फ्लाई करता था तो उसको गाइडिंग मैकेनिज्म का काम करती थी। बट जिस वक्त लैंड करना होता था वो सॉर्ड पहले लैंड करती थी, जिससे जिसके ऊपर भी वो लैंड करती थी वो कट फट जाता था। ब्रिटिश इससे बहुत डरते थे। पर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ होती है, श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर किया जाता है और अंग्रेजों को रॉकेट्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मिलता है। ये रॉकेट्स अंग्रेज लेके इंग्लैंड भेजते हैं। इंग्लैंड में विलियम कॉन्ग्रीव उसके ऊपर काम करते हैं और उन रॉकेट्स को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। 6 पाउंड से लेके 300 पाउंड तक के रॉकेट्स विलियम कॉन्ग्रीव ने बनाए और जो मोस्ट एकम्प्लिश्ड रॉकेट था वो 32 पाउंड का था। ये 32 पाउंड का रॉकेट बाद में इतिहास लिखने के काम आता है। कहानी के पहले 2 भागों में भूमिका बन गई है। अब सारा ड्रामा इस 3rd भाग में है जो अमेरिका में घटता है। 1812 में अमेरिकन और अंग्रेजों के बीच में जंग छिड़ जाती है, जिसे वॉर ऑफ 1812 बोलते हैं। अगस्त 1814 में अंग्रेज वाशिंगटन पहुंचते हैं और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कैपिटल और वाशिंगटन के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, यहां तक कि व्हाइट हाउस को जला देते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बाल्टीमोर पे अटैक करेंगे। इस दौरान में अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रिजनर्स लिए थे, जिनको उन्होंने पानी में जो उनके जहाज खड़े हुए थे उसके ऊपर रखा था। उनमें एक प्रिजनर डॉक्टर विलियम बीन्स थे, जो जरा नामी गिरामी डॉक्टर थे। उनको छुड़ाने के लिए अथॉरिटी दी जाती है फ्रांसिस स्कॉट की को, जो 35 साल के एक नौजवान वकील थे। सितंबर 1814 के पहले हफ्ते में फ्रांसिस स्कॉट की सेल करते हैं अंग्रेजी शिप्स की तरफ एक व्हाइट फ्लैग के साथ
कि मैं आ रहा हूं आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए प्रिजनर रिलीज के लिए। HMS टॉरेंट के ऊपर फ्रांसिस स्कॉट की और अंग्रेजी जनरल्स का डिस्कशन होता है, नेगोशिएशंस होती हैं, और फ्रांसिस स्कॉट की ये भी बताते हैं और प्रूफ देते हैं कि डॉक्टर बीन्स ने अंग्रेजी सोल्जर्स का भी ट्रीटमेंट किया था और वो एक अच्छे डॉक्टर है। अंग्रेज डॉक्टर बीन्स को रिलीज करने का डिसाइड कर लेते हैं, पर उस नेगोशिएशंस के दौरान ये भी डिस्कशन हो रही थी कि 13 और 14 सितंबर के बीच की रात को फोर्ट मैकहेनरी, जो बाल्टीमोर के बिल्कुल बाहर था, उसके ऊपर अटैक होना था और अंग्रेजों ने अटैक करने का डिसाइड किया था। तो अंग्रेज ये बोलते हैं कि भाई साहब, हम आपको घर वापस नहीं जाने देंगे क्योंकि आपके सामने डिस्कशंस हुई हैं अटैक की, तो इस अटैक के बाद आप जाइएगा। और फ्रांसिस स्कॉट की को ट्रांसफर किया जाता है HMS मिंडन के ऊपर, जो पहले भाग की हमारी शिप थी। सारी रात फ्रांसिस स्कॉट की HMS मिंडन पे बैठ के फोर्ट मैकहेनरी के ऊपर हो रही बमबारी जो अंग्रेजी आर्माडा कर रहा था शिप्स का, वो देखते हैं। कोई 600 से 700 कॉन्ग्रीव रॉकेट्स 32 पाउंड वाले फायर किए गए अंग्रेजी शिप्स से फोर्ट मैकहेनरी के ऊपर। कोई 1700 कैनन के बॉल्स फायर किए गए फोर्ट मैकहेनरी के ऊपर। सारी रात बमबारी चलती रही और उन बमबारी के जो रोशनी थी उसमें फ्रांसिस स्कॉट की सिर्फ ये देखना चाहते थे कि फोर्ट मैकहेनरी के ऊपर जो झंडा है, अमेरिकन झंडा जिसमें 15 स्टार्स और 15 स्ट्राइप्स हैं, वो फहरा रहा है कि नहीं फहरा रहा है। पौ फटती है और सूर्य की पहली किरण के ऊपर फ्रांसिस स्कॉट की देखते हैं कि फोर्ट मैकहेनरी के ऊपर 30 फुट बाई 42 फुट का एक झंडा फहरा रहा है, अमेरिकन झंडा। और इस सीन से प्रेरित होके वो उसी वक्त वहीं पे एक पोएम लिखते हैं जिसका नाम है डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी। उस पोएम को वो कंप्लीट करते हैं। रिलीज होने के बाद वो बाल्टीमोर पहुंचते हैं और एक होटल में ठहरते हैं जिसका नाम है होटल इंडियन क्वीन। और उस होटल में वो कंप्लीट करते हैं अपनी इस पोएम को। वो पोएम फिर पब्लिशर के दी जाती है, जो उसको पब्लिश करता है अंडर द नेम स्टार स्पैंगल्ड बैनर। ये स्टार स्पैंगल्ड बैनर की जो पोएम है ये बहुत पॉपुलर हो जाती है। सब लोग फ्रांसिस स्कॉट की के उस पैट्रियोटिक एक्ट के साथ रिलेट करते हैं। सब लोगों के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी की लहर दौड़ जाती है कि वाह, क्या सीन रहा होगा वो जब जबरदस्त एडवर्सिटी के खिलाफ अंग्रेज जितना भी बमबारी कर सकते थे उसके खिलाफ अमेरिकन फर्वर, अमेरिकन पैट्रियोटिज्म उस झंडे के रूप में फहराता रहा। ये पोएम स्टार स्पैंगल्ड बैनर 1889 में नेवी डिसाइड करती है कि हर ऑफिशियल फंक्शन पे बजेगा। 1916 में वुडरो विल्सन कहते हैं, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कि हर ऑफिशियल फंक्शन पे ये स्टार स्पैंगल्ड बैनर बजेगा। और 1931 में स्टार स्पैंगल्ड बैनर को नेशनल एंथम के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि स्टार स्पैंगल्ड बैनर को जो ट्यून दी गई है वो 1766 में एक बड़ा फेमस ड्रिंकिंग सॉन्ग था जो पब्स वगैरह में गाया जाता था, टू एनाक्रियन इन हेवन। उसी की तर्ज के ऊपर स्टार स्पैंगल्ड बैनर की ट्यून बनाई गई। फ्रांसिस स्कॉट की जो पोएम द डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी, उसमें रॉकेट्स ग्लेयर ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, बॉम्ब्स बर्स्टिंग इन द एयर ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। ये रॉकेट्स ग्लेयर कहां से आई? ये जो कॉन्ग्रीव रॉकेट्स जो टीपू सुल्तान के एक इंप्रूव्ड वर्जन थे, ये उन रॉकेट्स को रेफरेंस है। वो रॉकेट्स हिंदुस्तान की देन है। दूसरा, जो इसी पोएम के एक हिस्सा ये भी है जहां पे शब्द इस्तेमाल होते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, ये नेशनल मोटो बनता है अमेरिका का। ये भी HMS मिंडन के ऊपर, जो हिंदुस्तान की बनी हुई शिप थी, उसके ऊपर लिखा गया था। अब कहानी का आखिरी भाग, हांगकांग चलते हैं। पूरी दुनिया में एक्शन देखने के बाद
HMS मिंडन अपने जीवन के आखिरी 19 साल हांगकांग में डॉक्ड रहती है एज अ हॉस्पिटल शिप। इतनी जनता की सेवा करने की वजह से HMS मिंडन के ऑनर में हांगकांग के कोलून एरिया में मिंडन रो और मिंडन एवेन्यू नाम की 2 रोड्स हैं आज भी। 1861 के आसपास मिंडन को स्क्रैप किया जाता है और उसके बाद एक बॉक्स जो मिंडन की लकड़ी का बना हुआ था उसे डॉक्टर विलियम नॉयस अब्राहम लिंकन को भेजते हैं और ये बोलते हैं कि ये उसी सीक्रेट वुड का बना हुआ है जिस पे खड़े होके फ्रांसिस स्कॉट की ने स्टार स्पैंगल्ड बैनर की रचना की थी। आज भी वो बॉक्स व्हाइट हाउस में मौजूद है। और दूसरी तरफ आप जब भी कोई बैटल या वॉर टीवी के ऊपर देखते हैं और मिसाइल्स उड़ते हुए देखते हैं तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हैदर अली और टीपू सुल्तान ने की थी।